हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। साथियों, हाजिर हूँ लेकर के आपके सामने अपनी यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को। और आज हम जीके जीएस के इस 40 क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, और इस सेट को आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेट को। और आज के सेट में सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीसी के अनुसार डैश के साथ दंडित किया जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आईपीसी के हिसाब से दिया हुआ है, जबकि इस बार यूपीएसआई के सिलेबस में बीएनएस के हिसाब से आने हैं क्वेश्चंस। तो इस और बीएनएस और आईपीएस में बस इतना ही डिफरेंस है कि धाराओं के नंबर को ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो ये जो धारा दी गई है आईपीसी के हिसाब से, और इसको मैं बीएनएस में कन्वर्ट करके आपको बता देता हूँ। तो ये धारा कहती है कि जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीसी के अनुसार किस धारा के तहत और किस सज़ा के से मतलब उसको दंडित किया जाएगा। तो ये धारा जो इसमें आईपीसी में है, ये बीएनएस में 296 में दिया हुआ है, सेक्शन 296 अकॉर्डिंग टू बीएनएस। उसमें यही बात कही गई है, जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनेगा तो उसे 3 महीने तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें सज़ा जो है वो 3 महीने की है, कैद और जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। और बीएनएस के हिसाब से ये धारा है 296, जबकि आईपीसी के हिसाब से 294 है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया था। तो 2013 जो संशोधन है वो किसके फलस्वरूप बनाया गया था, मतलब कौन से समझौते के बाद ये जो अधिनियम में संशोधन किया गया है, ये कौन से समझौते के बाद किया गया है, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये है CIETES। और इसकी फुल फॉर्म है आपकी CITES की कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। मतलब जीव जंतुओं और वनस्पतियों की ये CIETS की फुल फॉर्म आपको बता दी मैंने, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। इसका हिंदी में अर्थ है कि जीव जंतु और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है, यानी रोक है एक तरह से ये, जिससे कि जो हमारी वनस्पतियां हैं और मतलब छोटे छोटे जीव जंतु और वनस्पतियों का जो व्यापार होता है उस पर रोक लगाई जा सके, इसलिए ये जो है समझो मतलब संशोधन किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है न्यायमूर्ति JS वर्मा, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन, और ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति AS आनंद। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित दो कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। जनहित याचिका, दोनों ही स्टेटमेंट जो है जनहित याचिका यानी PIL से रिलेटेड है। और पहला स्टेटमेंट है, जनहित याचिका अधिस्थिति के नियम पर विस्तार करती है लोकस स्टैंडाई के,
और स्टेटमेंट बी है जनहित याचिका के पत्र काव्य क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठापन किया जाता है। मतलब कहने का ये है कि आप आईपीएल जो है वो किसी पोस्ट कार्ड के द्वारा भी डाल सकते हैं, वो भी आपकी एक्सेप्ट कर ली जाएगी। तो इसके ये दोनों ही कथन सही हैं और इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक केस है जिसके मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। तो ये कौन सा केस था जिसमें ये चीज़ मानी गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है भीम सिंह बनाम भारतीय संघ, और ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार, ऑप्शन सी है बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद शाह, और ऑप्शन डी है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। और ये केस क्या है इसकी डिटेल आपको नीचे फैक्ट्स में दे दी गई है। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य 1955 सुरक्षा को के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संविधान में कोई ऐसा उपबंध नहीं है जो उच्चतम न्यायालय के अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करने से मना करता हो। इस प्रकार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं अपने पूर्व निर्णय के पूरी तरह से बाध्य नहीं है। मतलब अगर उच्चतम न्यायालय चाहे तो अपने पहले के किए दिए गए निर्णय को बदल सकता है। कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का पूरा। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया था ये दिया था बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य के केस में। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? और ये धारा 17 में दिया गया है। इस कथन का जो सार है वो धारा 17 में दे रखा है, बीएनएस की धारा 17 में। इसका ऑप्शन नंबर ए है राज्य के मुख्यमंत्री के पास है ये शक्ति, या फिर राज्य के राज्यपाल के पास है, या फिर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के पास है, या फिर भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? तो देखिए राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की बात कर रहे हैं, ना कि केंद्र के मुख्य सूचना आयुक्त की बात। तो जब राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की बात है तो राज्य का हेड राज्य का राज्यपाल होता है। तो जाहिर सी बात है ये शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास ही होगी। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आयकर अधिनियम 1961 के संबंध में DTAA का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रिक्ट टैक्स असेसमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट अवॉइडेंस, ऑप्शन डी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे DTAA इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है। ये फुल फॉर्म इनकम टैक्स जो हमारा एक्ट है वहाँ से ली गई है, और इसका जो सही फुल फॉर्म है वो आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। यानी आपको किसी भी चीज़ के लिए डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये हमारी धारा ये उसमें इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में जो पारित हुआ था उसके अकॉर्डिंग है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगता है? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। इसका ऑप्शन ए है 1000 रुपये, ऑप्शन बी है 500 रुपये, ऑप्शन सी है 5000 रुपये, और ऑप्शन डी है 1500 रुपये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो 5000 रुपये है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन
निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1825, ऑप्शन बी 1810, ऑप्शन सी 1803, ऑप्शन डी 1800। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1803 में पारित हुआ था ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में जाना था? अब ऑप्शन ए है इकट्टी ए एंजल, बी है इकट्टी जे डार्लिंग, सी है प्रमुख किराएदार, ऑप्शन डी है वास्तविक हस्तांतरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रमुख किराएदार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड के में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो डैश हो सकती है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए एक गांव या गांव का समूह, बी केवल एक एकल गांव यानी एक ही गांव, ऑप्शन सी एक प्रांत का एक बड़ा क्षेत्र, ऑप्शन डी धनी व्यक्तियों की भूमि। कह रहे हैं कि ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति थी जो किन किन चीज़ों से बनी हुई हो सकती है, मतलब एक गांव से या गांव के समूहों से या केवल एक गांव से या एक प्रांत के बड़े क्षेत्र से या धनी व्यक्तियों की ज़मीन से। किसे कहते थे महल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक गांव या गांवों के समूह को महल बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? मतलब नीचे जो आपको 4 शब्द दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द हमारे संविधान में शामिल नहीं था जिस दिन हमारा संविधान कंप्लीट हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बना था, मूल संविधान, उसमें इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द शामिल नहीं था? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है गणतंत्र, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है गणराज्य, ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष। मतलब कहने का ये इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और ये शब्द जो है बाद में जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये नीचे 4 आर्टिकल्स दे रखे हैं आपको, आर्टिकल 22, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन से आर्टिकल में आपको ये कथन कहा गया है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा मिलेगी या सुरक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल 19 है राइट टू स्पीच, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ और आर्टिकल 22 है जो हमें प्रदान करता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? ये मतलब कौन सा हमारा मौलिक अधिकार है?
तो ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और संचालन करने का अधिकार, ऑप्शन डी है किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और संचालन करने का अधिकार। अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार तो कुछ होता ही नहीं है, तो ऑप्शन बी तो वैसे भी गलत है, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा सभी बच्चों को तब तक दी जानी जब तक कि वे कितने वर्ष की, मतलब सिर्फ आयु पूछ रहा है कि हम कितने आयु के बच्चों को जो शिक्षा देना है वो राज्य का कर्तव्य है। यानी जो हमारे मौलिक कर्तव्यों से ये क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन ए है 7 वर्ष, ऑप्शन बी है 14 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष और ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों में जो राज्य का जो कर्तव्य है कि वो छोटे बच्चों को शिक्षा का मतलब प्रावधान करेगा, तो उसमें हमारे जो छोटे से बच्चे की जो आयु दे रखी है वो 6 से स्टार्ट है, 6 वर्ष से। तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया था। मतलब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए है 52वां, ऑप्शन बी है 54वां, ऑप्शन सी है 44वां या ऑप्शन डी है 42वां। तो आप सबको अच्छी तरह से पता होगा कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए हैं वो 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है सार्वजनिक विधेयक, ऑप्शन बी है निजी विधेयक, ऑप्शन सी है धन विधेयक, ऑप्शन डी है कोषागार यानी ट्रेजरी विधेयक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, निजी विधेयक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी विधानसभा के सदस्य चुने जाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। मिनिमम एज की बात कर रहे हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है 25, ऑप्शन बी 50 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष और ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो आप सभी जानते हैं कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है। तो ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री के पास, ऑप्शन सी राज्य के महाधिवक्ता के पास, ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल के पास। तो दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि राज्य के जो राज्यपाल हैं वो कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित करके रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन बी राज्य विधायिका के द्वारा,
ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन डी है जिला समाहर्ता यानी कलेक्टर डीएम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की विधायिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? यानी भारतीय वन सेवा जो है उसको अखिल भारतीय सेवा का दर्जा कब दिया गया था? तो ऑप्शन ए है 1986 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1966 में, ऑप्शन डी 1976 में। तो इसका राइट आंसर है 1966 यानी 1966 में अखिल भारतीय सेवा का दर्जा दिया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? तो आर्टिकल 227 या फिर आर्टिकल 329 या फिर आर्टिकल 325 या फिर आर्टिकल 324। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 329 जो अदालतों को रोक प्रदान करता है यानी अदालतों को निषेध बताता है कि चुनावी संबंधी मामलों में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है पुलिस, ऑप्शन सी है बैंकिंग और ऑप्शन डी है कृषि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, माइकोशाकनाशी यानी माइको हर्बिसाइड्स से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी जीवाणु। यानी इनमें से कौन सा एक माइको हर्बिसाइड है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वासवण्णा, ऑप्शन बी सुंदरा, ऑप्शन सी संबंधरा और ऑप्शन डी चिन्नम्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वासवण्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये कहता है 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी परमहंस मंडली की स्थापना किस जगह हुई थी? ऑप्शन ए अवध में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी बंगाल में या ऑप्शन डी बॉम्बे में। तो परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में बॉम्बे के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए केसी नियोगी, ऑप्शन बी एन के सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर सी रंगराजन, ऑप्शन डी वाई रेड्डी। तो आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है?
ऑप्शन ए है बिक्री कर, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे जीएसटी कहते हैं आजकल, और नेक्स्ट ऑप्शन डी उत्पाद शुल्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जीएसटी। इसे एक गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? तो इसका ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 60 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। तो इसका राइट आंसर है 60 दिन यानी 2 महीने। उत्तर ऑप्शन सी राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम था? यानी हमारे सेंसस से ये क्वेश्चन है और इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है, किस यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम थी? तो इसका ऑप्शन ए है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी है पुदुचेरी, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है अंडमान और निकोबार की डेंसिटी सबसे कम थी जो कि 17 व्यक्ति पर किलोमीटर थी, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 17 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो इसमें दर्रे का नाम बताना है। ऑप्शन ए है नाथुला, ऑप्शन बी अगिल दर्रा, ऑप्शन सी चांगला दर्रा, ऑप्शन डी जोजिला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाथुला दर्रा, जो चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है सिक्किम को। क्वेश्चन नंबर 32। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम सस्य नहीं है? ऑप्शन ए जायद, ऑप्शन बी रबी, ऑप्शन सी खरीफ, ऑप्शन डी बरचन। तो भारत में बरचन मौसम सस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33। भूपर्पटी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी 0.02% कार्बन पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? यानी जब भी भूकंप आता है तो पृथ्वी पे जिस जगह सबसे पहले कंपन महसूस होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अधिकेंद्र, ऑप्शन बी है गुरुत्व केंद्र, ऑप्शन सी है अपकेंद्र, ऑप्शन डी है विवर्तनिक केंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अपकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन हिंदी का है और इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी मिर्ज़ा गालिब। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु
हरिश्चंद्र को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल नेशनल डीवॉर्मिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है, यानी किस उम्र का वर्ग इस मिशन का बेनिफिशियरी होगा, लाभार्थी होगा। ये जो हमारी स्कीम है नेशनल डीवॉर्मिंग इनिशिएटिव्स, इसका लाभार्थी किस उम्र वर्ग के लोग हैं। तो ऑप्शन ए है 30 से 45 वर्ष, ऑप्शन बी है 1 से 19 वर्ष, ऑप्शन सी 60 से 75 वर्ष और ऑप्शन डी 25 से 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 से 19 वर्ष के बच्चे। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, एक वर्म एक प्रोग्राम है जो एक नेटवर्क पर, ऑप्शन ए है स्वेच्छा से प्रवेश की अनुमति होती है, ऑप्शन बी प्रसारित नहीं होता है, ऑप्शन सी वांछित रूप से प्रसारित किया जाता है या ऑप्शन डी खुद को प्रसारित करता है। एक तरह से फिल इन द टाइप का, ये फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा ये क्वेश्चन है जिसमें आपको सेंटेंस को पूरा करना है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। एक वर्म एक ऐसा प्रोग्राम है जो नेटवर्क पर खुद को प्रसारित करता है, मतलब अपने आप को ही किसी नेटवर्क में एंटर कराता है। क्वेश्चन नंबर 38, क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड ये फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे IaaS की। तो ऑप्शन ए है इंटरनेट एज ए सर्विस, बी है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सी है इंटरनेट एज ए सर्वर और डी है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, जनवरी 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार फेसबुक के वर्तमान CIO कौन है। तो ऑप्शन ए है मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन बी है डग मैकमिलन, ऑप्शन सी है डैन सूलमैन, ऑप्शन डी है जैक डॉर्सी। तो आप सब जानते होंगे कि फेसबुक के CEO जो हैं वो मार्क जुकरबर्ग है, जो ऑप्शन नंबर ए है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है वक्रता का केंद्र, ऑप्शन बी मुख्य अक्ष, ऑप्शन सी ध्रुव, ऑप्शन डी वक्रता की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर नंबर सी, और इसके फैक्ट में दे रखा है गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव यानी पोल बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है, ध्रुव। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको GS से रिलेटेड या फिर हिंदी से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।